मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्षा कितने प्रकार की होती है। हम लोग यहाँ जानेंगे कि दरअसल वर्षा हमारी कितने प्रकार की होती है। रेनफॉल के विषय में यहाँ पर हम लोग जानकारी लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में वर्षा कितने प्रकार की होती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारे पर्यावरण में वर्षा मात्र 3 प्रकार की होती है। एक वर्षा हमारी होती है संवहनीय वर्षा, और दूसरे प्रकार की जो वर्षा का हमारा प्रारूप है पर्वतीय वर्षा, और तीसरे प्रकार का जो हमारा वर्षा का प्रारूप है उसे हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। संपूर्ण विश्व में अगर वर्षा होगी तो इन 3 प्रकारों से ही होगी, क्योंकि यही 3 प्रकार हैं वर्षा के हमारे। या तो हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल होगी, संवहनीय वर्षा होगी, या तो हमारी वर्षा होगी पर्वतीय वर्षा होगी, या फिर हमारी होगी चक्रवाती वर्षा होगी। इन 3 प्रकारों से ही संपूर्ण विश्व में वर्षा प्राप्त होती है। दुनिया के किसी भी भूभाग में अगर वर्षा हो रही है तो ये 3 प्रकार से ही वर्षा प्राप्त होती है हमें। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम वर्षा प्राप्त करेंगे तो ये 3 टाइप ऑफ रेनफॉल ही होते हैं। ये 3 तरह की वर्षा ही आप प्राप्त करते हैं। इसके इतर कोई वर्षा का प्रारूप इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं अपना संवहनीय वर्षा हमारी कैसे होती है। हमारी संवहनीय वर्षा कैसे होती है, आइए इसको हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम देखते हैं हमारी संवहनीय वर्षा कैसे होती है, हमारी संवहनीय वर्षा का प्रारूप क्या है, तो ऐसे में हमें यहां हमारा सूर्य है और ये हमारा लैंड है, या हमारी भूसतह पर कहीं पर जल है। इस प्रकार से ये चीजें मौजूद हैं। अब हमारे सूर्य की किरणों से जो हमारा जलबॉडी है, जो हमारा जलीय क्षेत्र है, वहां से ये जल की बूंदें सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके, ये सभी सूर्य से तापमान ग्रहण करके ये हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती है और जल का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होने लगती है और इस वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में यहां पर जल की बूंदें जो हमारी मौजूद हैं वो सभी जलवाष्प में परिणित होकर के, गैस में परिणित होकर के सब आसमान में जाने लगती है। और हमारी जल की बूंदें जो गैस में बनी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ऊर्जा काम कर रही है। और ये ऊर्जा किस रूप में है, ये ऊर्जा हमारे सूर्य के तापमान के रूप में है। सूर्य का अवताप जब पड़ता है जल बॉडी पर, तब कहीं ना कहीं हमारे जलवाष्प में परिणित हो जाते हैं और हमारी जल की बूंदें आसमान की सैर के लिए ऐसे निकल जाती है, आसमान की सैर के लिए इस प्रकार से निकल जाती है। सब यहां पर जलवाष्प गैस बनकर के ये जल की बूंदें यहां पर आ जाती है। भला कौन आसमान में नहीं उड़ना चाहता, तो हमारी जल की बूंदें भी जब ऊर्जा पाती हैं तो वो भी आसमान में उड़ने के लिए निकल जाती है। और वही आसमान से आप सभी लोगों को देखती है कि आप सब लोग जल की कितनी बर्बादी करते हो। देखो हम सब लोग आसमान में उड़ रहे हैं, अब हम धरती पर नहीं आएंगे। और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके, गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके ऐसा होता है। ये हमारी जल की बूंदें जलवाष्प की बूंदों में परिणित हो जाती हैं और ऊपर जाती रहती हैं। और आप सभी विद्यार्थीगण जानते हैं, हम वायुमंडल में जब पढ़ रहे थे उस दौरान हमने देखा था 1000 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है,
कम होता है, लैप्स होता है। 6.5 सेंटीग्रेड तापमान का हमारा लैप्स होता है जब हम ऊपर की दिशा में जाते हैं। यही सिद्धांत हमारे यहां पर कहीं ना कहीं लागू होता है। क्लाइमेटोलॉजी में यहां पर देखने का आप प्रयास करेंगे। जलवायु विज्ञान में ये जो दर होती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1000 मीटर पर जो तापमान लैप्स की रेट होती है वो 6 सेंटीग्रेड तापमान होती है। इसे हम कहते हैं आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर। आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर, तो ये कहीं ना कहीं जब वायु यहां से ऊपर जाएगी तो यहां पर लागू होगा आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर, एडियाबेटिक। ये काम करता है। एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट, यहां पर कहीं ना कहीं लैप्सेशन रेट ये काम करता है, और जिसके कारण से हमारे वायुमंडल का तापमान क्या होगा, हमारी जल की बूंदों का लॉस होगा। ये अपने अंदर मौजूद तापमान को क्या करेंगी, लॉस कर देंगी, लॉस कर देंगी। जैसे ही 1000 मीटर ऊपर जाएंगी वैसे ही 6 सेंटीग्रेड तापमान इनके अंदर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब 6 सेंटीग्रेड तापमान इनके अंदर से निकल जाएगा तब आप लोग समझ सकते हैं, जब 6 सेंटीग्रेड तापमान इनके अंदर से निकल जाएगा अर्थात इनके अंदर मौजूद ऊर्जा, इनके अंदर मौजूद उष्मा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो ऊर्जा प्राप्त करके ये जल की बूंदें जलवाष्प में बनी थी उसी ऊर्जा का कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये ऊर्जा लॉस हो जाती है, और जब इनके अंदर ऊर्जा नहीं मौजूद रहेगी ऊपर क्षोभ मंडल में जाती रहेंगी। जब इस एक क्षोभ मंडल में हम सभी लोगों ने पढ़ा था 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड तापमान का क्या होता है, लैप्सेशन होता है। ये क्षोभ मंडल की अपनी विशेषता है, वही विशेषता कहीं ना कहीं यहां पर हमारे जलवायु विज्ञान में काम करती है। बस आपकी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो ये हमारा 6 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, लॉस होता है। और जब हमारा तापमान 6 सेंटीग्रेड लॉस होता है तो हमारे जलवाष्प में मौजूद जल की बूंदों में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और जब ऊर्जा की मात्रा इनके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, ये शक्तिहीन हो जाएंगी जल की बूंदें। तब ये आपस में बात करेंगी कि हम नीचे नहीं गिरना चाहते हैं, हमें आसमान में उड़ना अच्छा लग रहा है। ये जल की बूंदें आपस में मानवीकरण अलंकार से आपस में बात करती हैं कि हम नीचे नहीं गिरना चाहते, हमें ऊपर आसमान में उड़ना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आसमान में भला किसे उड़ना अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये भी नीचे नहीं गिरना चाहती, लेकिन जब इनके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इन्हें नीचे आना ही होगा। तो ये जल की बूंदें आपस में वार्ता करती हैं, बहन हमारे पास भी सारी ऊर्जा लॉस हो गई है, क्योंकि ये सिद्धांत लागू होता है। और आप सभी लोग जानते हैं जब कोई कार्य होता है उसमें भी ऊर्जा का कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ऊर्जा का लॉस होगा। और जल की बूंदों के पास जब ऊर्जा नहीं रह जाएगी तब वो नीचे गिरेंगी, और जब वो नीचे गिरेंगी यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो टेम्परेचर का क्या होगा, लॉस होगा। अब सभी जल की बूंदें आपस में मिलकर वार्ता करेंगी, और अपनी वार्ता के दौरान वो ये बात करेंगी कि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, आइए बहन हम उड़ना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, उड़ने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं। इस कारण आओ हम सभी लोग मिलकर साथ साथ उड़ें, आओ आपस में मिल जाएं। और जैसे ये बूंदें आपस में मिलती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें, इनके अंदर भी ऊर्जा नहीं, इनके अंदर ये बड़ी जल की बूंदों में क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। और जैसे ही बड़ी जल की बूंद में तब्दील होती हैं, हमारी वायु इन्हें धारण नहीं कर पाती है
और ये टप टप बूंदों के तौर पर क्या करने लगती हैं, हमारी धरा पर, हमारी जमीन पर गिरने लगती हैं। इसी को हम वर्षा कहते हैं। और जब जल की बूंदें शक्तिहीन होकर आपस में मिलती हैं और बड़ी जल की बूंदों में तब्दील होती हैं, उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारी क्या है, संघनन की प्रक्रिया है। और संघनन के तत्पश्चात जल की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और हमारी धारा क्या प्राप्त करती है, वर्षा प्राप्त करती है। और जल की बूंदें जब आपस में मिलती हैं, ऊर्जा से शक्तिहीन हो गई हैं, और जब ऊर्जा इसमें भी नहीं है और ऊर्जा उनकी सगी बहन वाली बूंद में भी नहीं है, जब दोनों मिलेंगी, 0 + 0 बराबर क्या होता है, 0। हमेशा 0 + 0 बराबर 0 होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें 0 + 0 बराबर 0 होता है। इस कारण से जल की बूंदें मिलकर भी अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाती हैं और वो हमारी धराधाम पर गिर जाती हैं। और इसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। जल की बूंदों का जलवाष्प में परिणित होना और ऊपर की दिशा में निरंतर जाते रहना, वेरी सिंपल, निरंतर जाते रहना। और जाना एक प्रकार का कार्य है। कार्य होने पर ऊर्जा का लॉस होता है और साथ ही साथ हमारे क्षोभ मंडल में तापमान की लैप्सेशन रेट होती है, दर होती है, तो वो भी लागू हो रही है। तापमान ऑलरेडी कम हो रहा है और कार्य भी हो रहा है। दोनों तरह से ऊर्जा हमारी जल की बूंदें जो उष्मा ग्रहण की हैं, जो ताप ग्रहण की हैं, जो गुप्त उष्मा पाई हैं, उसका लॉस कर देंगी। और जब इनके अंदर गुप्त उष्मा नहीं रह जाएगी, छिपी हुई उष्मा नहीं रह जाएगी, छिपी हुई ऊर्जा नहीं रह जाएगी, तब ये जल की बूंदें कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर गिरने लगती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, समवहनी वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार की समवहनी वर्षा का अगर प्रारूप देखें, इसका प्रारूप अगर हम देखने का प्रयास करें, तो सर्वाधिक समवहनी वर्षा हमारी विषुवत रेखा पर होती है। सबसे ज्यादा समवहनी वर्षा कहां पर होती है, हमारी विषुवत रेखा पर होती है। यह हमारी विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पर डे सायं 4 बजे यहां पर वर्षा होती है। पर डे सायं 4 बजे आपकी विषुवत रेखा संवहनी वर्षा को प्राप्त करता है। संवहनी वर्षा इन भागों में होती है। यहां पर कहीं ना कहीं विषुवत रेखा पर सूर्य का ताप, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से जब यहां सूर्यदेव उष्मा देते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मौजूद महासागरों में सब जल वाष्पोत्सर्जन के तौर पर जाने लगता है ऊपर। एक संवहनी धारा का ही निर्माण हो जाता है। ऊपर जाने की एक होड़ सी लग जाती है। जल का जलवाष्प में परिणित होने की एक स्पर्धा शुरू हो जाती है और क्रमशः इस प्रकार से यहां से सब जल की बूंदें लगभग यहां पर ऐसे वाष्पोत्सर्जन जारी हो जाता है। इन्हें हम संवहनी धारा कहते हैं। इस प्रकार से अगर वाष्पोत्सर्जन हो, एक धारा का निर्माण हो, एक कंटिन्यूटी का निर्माण हो, एक निरंतरता के आधार पर यहां पर हो रहा है वाष्पोत्सर्जन। और सुबह 11 बजे जैसे ही हमारे सूर्यदेव बिल्कुल विषुवत रेखा पर चमकने लगते हैं तेज गति से, उस दौरान यहां वाष्पोत्सर्जन शुरू हो जाता है और जल की बूंदों का जाने का क्रम निरंतर चलता रहता है जब तक कि हमारी सूर्य की किरणें मध्यम न पड़ जाएं। 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक यह क्रम जारी रहता है। 4 बजे के बाद सूर्यदेव अस्ताचलगामी होते हैं, अस्तांचलगामी होते हैं, अस्त होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उस दौरान कभी न कभी कहीं ना कहीं उस टोपोग्राफी पर जहां संवहन धाराओं का क्रम जारी था निरंतर रूप से, वो रुक जाता है। सूर्य की किरणें मध्यम हो जाती हैं और फिर इस तरीके से हमारी सभी गई हुई जलवाष्प की बूंदें, सभी गैसें जलवाष्प की ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर के ये सभी लोग अपनी ऊपर जाने के क्रम में ये नियम भी लगता है और साथ ही साथ कार्य हो रहा है तो ऊर्जा का लॉस हो रहा है। और ऊर्जा का लॉस होता है, अपने अंदर मौजूद गुप्त उष्मा को क्या कर देती है, लॉस कर देती है। गुप्त उष्मा का क्या कर देती है,
लॉस कर देती हैं, और जब इनके अंदर छिपी हुई सारी ऊष्मा का लॉस हो जाता है, तब ये जल की बूंदें आपस में मिलती हैं, आपस में मिलने का प्रयास करती है। और ये जल की बूंदें जब आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप हम सभी लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। और पर डे सायं 4 बजे ये जाने का क्रम रुकता है और सूर्य की किरणें मध्यम होती हैं और विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। इक्वेटर लाइन के आसपास के इलाकों में भयंकर वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण यहां पर जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अर्थात अगर कहा जाए यहां की बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां पर जैव विविधता व्यापक पैमाने पर मौजूद होती है। यहां पर बहुत सारे जीव और जंतु तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों का क्रम विकसित अवस्था में कहीं ना कहीं पाया जाता है। इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी संदेह में नहीं। संस्यात विनश्यत, संदेह विनाश का कारण होता है। इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर रखें कि हमारी संवहनी वर्षा कैसे होती है और हमारी संवहनी वर्षा का प्रारूप सबसे ज्यादा कहां पर हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ये वर्षा का जो हम तरीका देख रहे थे, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल है। इस फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल में सबसे ज्यादा वर्षा अगर कोई प्राप्त करता है, हमारा विषुवत रेखीय क्षेत्र प्राप्त करता है। हमारा विषुवत रेखीय क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और दूसरे वर्षा का प्रारूप हमारा जो है वो कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा का प्रारूप है दूसरे प्रकार का वर्षा का प्रारूप। आइए हम इसको देखते हैं कि हमारी पर्वतीय वर्षा आखिर कैसे होती है। हमारी पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, इस विषय को यहां पर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारी पर्वतीय वर्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से समझना है। बहुत ध्यान से समझें तो आसानी से आप इस विषय को समझ पाएंगे। ये हमारे पर्वत हैं। ये हमारे पर्वत हैं और यहां पर कहीं जलाशय मौजूद है और इस जल तंत्र से जल यहां से उठा, पौने चली, यहां से पौने आ रही हैं और यहां से पौनों ने आर्द्रता ग्रहण कर ली और आर्द्रता ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ी। जलवाष्प युक्त हवाएं हैं, हवाओं में जलवाष्प मौजूद है और ये हवाएं निरंतर ऐसे समानांतर अगर चलती रहें, निरंतर अगर ऐसे क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती रहें, ये 10,000 किलोमीटर दूर भी चली जाएं, फिर भी वर्षा नहीं प्राप्त हो सकती है। वर्षा के लिए अवरोध का होना बेहद जरूरी है और हमारी जलवाष्प युक्त, जल से युक्त जो हमारी जलवाष्प युक्त गैसें हैं, हवाएं हैं, उनका ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और जब ये ऊपर उठेंगी तभी हमें वर्षा प्राप्त होगी। नहीं तो अगर ये क्षैतिज रूप से ऐसे प्रवाहित होती रहे, 10,000 किलोमीटर भी प्रवाहित हो, तब भी वर्षा आप लोग नहीं प्राप्त करेंगे। वर्षा के लिए निश्चित है कि हवाओं को ऊपर ऊर्ध्वाधर उठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी जलवाष्प युक्त हवाओं को ऊपर उठाने का काम कौन करेगा? हमारा ये पर्वत करेगा। हमारा ये पर्वत इन जलवाष्प युक्त हवाओं को क्या कर देगा? इन जलवाष्प युक्त हवाओं को ऊपर उठा देगा और ये जलवाष्प युक्त हवाएं जैसे ऊपर उठेंगी वैसे ही आप सभी लोग वर्षा प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जलवाष्प युक्त हवाएं आगे बढ़ती हैं क्रमशः और आगे बढ़ती हैं और पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं। पर्वत के सहारे जब ऊपर उठती हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके वर्षा के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जलवाष्प युक्त हवाएं जैसे ही पर्वत आया, जैसे ही माउंटेन आया, इसके सहारे ऊपर उठी और जैसे इसके सहारे ऊपर उठती हैं ये जलवाष्प युक्त हवाएं
तो यहां पर क्या होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्सेशन रेट लागू होता है, रुद्धोष्म तापपतन दर लागू होता है। रुद्धोष्म तापपतन दर का सिद्धांत यहां पर लागू होता है, और हमारी नीचे की तरफ शुष्क रुद्धोष्म तापपतन दर लागू होता है। जब जलवाष्पिकवाएं हमारी नीचे होती हैं तो हमारा शुष्क रुद्धोष्म तापपतन दर 1000 मीटर पर 10 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 10 सेंटीग्रेड होता है। और फिर ऐसे जैसे जैसे हमारी हवाएं ऊपर की दिशा में आगे बढ़ेंगी, रुद्धोष्म तापपतन दर आर्द्र लागू होता है, आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर। जैसे जैसे ये हवाएं हमारी ऊपर उठेंगी, इसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी और ऊपर जाने पर नीचे थोड़ा ज्यादा शुष्क होंगी। जैसे जैसे पर्वतों के सहारे ऊपर बढ़ेंगी, इसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी और ऊपर जाने के क्रम में यहां पर कहीं ना कहीं आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर लागू होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्द्र रुद्धोष्म पतन दर होता है 1000 मीटर पर 6 सेंटीग्रेड तापमान, 6 सेंटीग्रेड तापमान। तो ये हमारा आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर यहां पर लागू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जलवाष्प में मौजूद नमी में से सारी गुप्त उष्मा, सारी छिपी हुई उष्मा जो मौजूद थी, जो जलवाष्प को लेकर जा रही थी, उसमें मौजूद सारी उष्मा, सारी की सारी गुप्त उष्मा का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, हास्य हो जाता है। यहां पर कहीं ना कहीं ह्रास होने के परिणाम स्वरूप इनके अंदर नमी, इनके अंदर ऊर्जा लॉस हो जाएगी। ये सारी की सारी ऊर्जा को अपने खो देंगी। और जब इनके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, क्या बिना ऊर्जा, बिना शक्ति के दुनिया में कोई कार्य संपन्न होता है? तो नहीं होता है। बिना ऊर्जा और शक्ति के ऐसा संभव नहीं है। और जब हमारी जलवाष्प की बूंदों में ऊर्जा और शक्ति नहीं रह जाएगी, तब ये कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दुनिया में सभी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और इनका कार्य था आसमान में ऊपर जाना। जब इनके अंदर ऊर्जा सब लॉस हो जाएगी, सब जल की बूंदें आपस में वार्ता करेंगी, बहन हमारे पास ऊर्जा नहीं है, मैं मुरझा रही हूं, हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, अब मैं नीचे गिरने वाली हूं, आइए हम सब लोग मिलकर अपने अस्तित्व को बचा लें। और मैं नीचे नहीं गिरना चाहती, मैं पुनः अपनी बर्बादी का जश्न नहीं मनाना चाहती, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस कारण से सब जल की बूंदें आपस में वार्ता करती हैं। जैसे आपको प्लेन से उड़ना अच्छा लगता है, वैसे हवा में उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारी जलवाष्प की बूंदों को भी आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। वहीं से आपको देखती हैं और कहती हैं, मेरे बर्बादी के नमूने देखो, मैं कैसे आसमान में उड़ रही हूं, और तुम सब लोग ऐसे पृथ्वी पर अपना जमीन पर ही रहो, मिट्टी के बने हो मिट्टी पर ही रहो। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा, फ्राम कबीरदास। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हमारी जलवाष्प की बूंदों में रुद्धोष्म तापपतन दर का सिद्धांत, आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर, और फिर जल की बूंदें क्रमशः आपस में मिलती हैं। और जैसे ये जल की बूंदें क्रमशः आपस में मिलती हैं, इनमें संघनन होता है। यहां पर कहीं ना कहीं होगा संघनन। और आप सभी लोग जानते हैं, जब हो गया संघनन तो उसके बाद किसका क्रम आता है? ठीक वर्षा का उसके बाद नंबर आता है। जैसे ही जल की बूंदें बड़ी जल की बूंदों में परिणित होंगी, बड़ी जल की बूंदों में तब्दील होंगी, वैसे ही इन जल की बूंदों को कैरी ऑन करने की क्षमता कहीं ना कहीं हमारे वायु में नहीं रह जाएगी, और ये सब जल की बूंदें टप टप की आवाज के साथ गिरने लगेंगी। इसी को हम कहते हैं संवहनी वर्षा, इसी को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। जब पर्वतों के सहारे जलवाष्पयुक्त हवाएं ऊपर उठे और वर्षा का कारण बने, तो इसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा।
ये हमारी कौन सी वर्षा है? पर्वतीय वर्षा है। जब पर्वतों के सहारे जलवाष्प युक्त हवाएं ऊपर उठती हैं और वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। तो यहां पर कहीं ना कहीं वर्षा का जो प्रारूप है वो बिल्कुल निश्चित है कि हमारे संपूर्ण विश्व में जो वर्षा हमें प्राप्त होती है वो मात्र 3 प्रकार से वर्षा प्राप्त होती है। चौथा कोई ऐसा प्रकार बना ही नहीं है जिससे हम वर्षा की एक जल की बूंद भी प्राप्त कर लें। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम जो वर्षा प्राप्त करते हैं, ये वर्षा हमारे प्राप्त करने की जो तरीका होता है, ये हमारी संवहनी वर्षा है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा हमारी वर्षा का प्रारूप क्या होता है। उस दौरान हमने देखा कि हमारी कौन सी वर्षा, हमारी संवहनी वर्षा। फिर हमारी कहीं ना कहीं कौन सी वर्षा आती है? पर्वतीय वर्षा। और संपूर्ण विश्व में जो हमारी वर्षा होती है उसका अधिकांश मात्रा कौन सी है? हमारी पर्वतीय वर्षा है। अधिकांश मात्रा हमारी कैसी होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, माउंटेनल रेनफॉल। और एक बात हमको ध्यान में रखना है, जैसे ये जल की बूंदें यहां पर जाएंगी और यहां से नीचे की तरफ उतरेंगी पर्वतों के सहारे, पर्वतों के सहारे नीचे की तरफ उतरेंगी, तो आप सभी लोग जानते हैं जब ये हवाएं नीचे की तरफ आएंगी तो यहां पर इनका तापमान बढ़ेगा। तो क्या यहां पर वर्षा होगी? क्योंकि एडियाबेटिक टेम्परेचर ऊपर जाने पर ही कम होता है। जब ये हवाएं नीचे आएंगी तो इनको तापमान बढ़ेगा, इनको और ऊर्जा मिलेगी। जब इनको ऊर्जा मिलेगी तो यहां पर वर्षा नहीं होगी। और इसी को हम कहते हैं छायावृष्ट प्रदेश। क्या कहते हैं? छायावृष्टि। छायावृष्ट प्रदेश के रूप में इसे हम जानते हैं। ये हमारा छायावृष्ट प्रदेश है, या इसे हम कहते हैं रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन है हमारा, ये छायावृष्ट प्रदेश है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा रेन शैडो जोन निर्मित हो जाता है, छायावृष्ट प्रदेश निर्मित हो जाता है। क्योंकि ये जलवाष्प युक्त हवाएं जब यहां नीचे की तरफ उतरती हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं इनके तापमान में बढ़ोतरी होती है। इनका आर्द्र ऊर्ध्वताप पतंदर और शुष्क ऊर्ध्वताप पतंदर बढ़ जाता है। जब ये ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं तो वर्षा नहीं होगी। तो फिर ये अटकेलियां करने लगती हैं, इधर उधर घूमने लगती है, और इनमें गति आ जाती है और इनमें जीवंतता आ जाती है। इस कारण से पर्वतों के विमुख, हवा के विमुख, जब पर्वत से हवाएं हमारी उतरती हैं तो वहां पर पर्वतों के विमुख ढाल पर तो कहीं ना कहीं हमें वर्षा नहीं प्राप्त होती है। और इस प्रकार से हम वर्षा से कहीं ना कहीं क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारे छायावृष्ट प्रदेश का निर्माण कैसे होता है। इधर तो खूब वर्षा प्राप्त होगी, जैसे आप पश्चिमी घाट पर देखें, जैसे आप हिमालयन रीजन में देखें, लेकिन छायावृष्ट प्रदेश में वर्षा नहीं प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट पर 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन उसी के विमुख ढाल पर जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जाएं तो कोस्टल पश्चिमी घाट के पीछे वाले ढाल पर, तो वहां वर्षा बहुत कम प्राप्त होती है, शुष्क है, बिल्कुल वर्षा कम प्राप्त होती है उस पूरे इलाके में। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखना है कि हमारी पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। तो इस प्रकार से हमारी पर्वतीय वर्षा होती है। जब पर्वतों के सहारे हमारी वायु ऊपर उठती है तो उसका सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है, उसमें कौन सा ताप पतंदर होता है? रुद्धोष्म ताप पतंदर का सिद्धांत लागू होता है। फिर ऊपर जब ये हवाएं जाती हैं तो इनमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? आर्द्र ताप पतंदर का सिद्धांत लागू होता है। और फिर ये अपनी गुप्त ऊष्मा का लॉस कर देती हैं, और जैसे ही अपनी गुप्त ऊष्मा का लॉस करेंगी, संघनन होगा, और संघनन के परिणाम स्वरूप यहां पर वर्षा प्राप्त होती है। और फिर ये हवाएं जैसे नीचे उतरेंगी वैसे इनके तापमान में वृद्धि होगी, और जैसे इनके तापमान में वृद्धि होगी तब ये वर्षा नहीं कराएगी। और इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं कैसका निर्माण होगा? रेन शैडो जोन का निर्माण हो जाता है।
तो ये हमारा रेन शैडो जोन है। इस प्रकार से इस बात को बिल्कुल नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ध्यान में रखना है। संवहनी वर्षा, फिर हमारी जो अगली वर्षा, ये पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेनफॉल। फिर अगले वर्षा का प्रारूप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी चक्रवाती वर्षा क्या होती है। सभी वर्षा के प्रारूप का मैकेनिज्म सेम है। एक बार इसके तकनीकी पक्ष पर अगर हम ध्यान दें, जलवाष्पयुक्त हवाओं का ऊपर ऊर्ध्वाधर उठना और उनके अंदर मौजूद रुद्धोष्म ताप पतंदर का सिद्धांत लागू हो रहा है, उनके अंदर मौजूद गुप्त उष्मा का लॉस और परिणाम स्वरूप सभी जल की बूंदों का आपस में मिलना, और सब जल की बूंदें जब आपस में मिल जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर वर्षा के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। किसी भी प्रकार की वर्षा विश्व के किसी भी भूभाग में हो तो उसका जो सिंपल सा मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि जलवाष्पयुक्त हवाओं का ऊपर उठे, और जिस भी माध्यम से जलवाष्पयुक्त हवाएं ऊपर उठेंगी तो वर्षा के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होंगी, वर्षा कराएंगी हमारी पृथ्वी पर। और वर्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जब हमारी प्राकृतिक वर्षा होती है, प्राकृतिक वर्षा, नेचुरल रेनफॉल जब होती है तो उससे आनंदित होती है और हमारा पूरा परिवेश हरा भरा हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी फर्टाइल क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता किसी भी राष्ट्र की। और भारतीय मानसून तो कृषि का जुआ है, द गैम्बल ऑफ मानसून। यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, ये भारतीय मानसून का जुआ है, कृषि, एग्रीकल्चर। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, जब भारत में मानसून अच्छा होगा, वर्षा अच्छी होगी, उस दौरान कहीं ना कहीं भारत के किसान भी समृद्ध होंगे, और जब भारत के किसान समृद्ध होंगे तब अपना भारत समृद्ध होगा, और अपने मार्केट में भी, बाजारों में भी चहलकदमी आएगी। किसान अपने परिवार के लिए तमाम प्रकार के संसाधनों को खरीदेंगे, और फिर बाजारों में फैले मंदी की चक्र को तोड़ देते हैं। तो किसानों के अंदर भारत की वो ताकत है कि दुनिया की किसी भी मंदी को समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनको क्या मिलना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए, हमारी प्रकृति का सहयोग मिलना चाहिए। ये चीजें अगर उनके पास हैं तो भारतीय बाजारों में, दुनिया की तो बाजारों का मंदी आ सकती है, लेकिन भारत के बाजार में कभी मंदी नहीं आ सकती। तो इस तरीके से सब हमारी अर्थव्यवस्था से भी हमारी वर्षा का संबंध होता है, हमारे मानसून का होता है। ये सब चीजें एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग आज देख रहे थे यहां पर वर्षा का प्रारूप, जिसके तहत हमने 2 वर्षा का प्रारूप देखा, 1 वर्षा का प्रारूप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हम वर्षा के महत्व और इन सारी चीजों पर भी उस क्लास के दौरान वार्ता करेंगे। तो यहां पर हम लोग इस विषय को देख रहे थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।